साथियों, 1813 में अंग्रेज़ों ने जो व्यापारिक कानून भारत में पास किया था, उसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं, जिसके बाद भारत के उद्योग धंधों का सर्वनाश हो गया था। और अंग्रेज़ी राज पुस्तक पर यह वीडियो देरी से लाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। साथियों, इतिहास लेखक विल्सन इंग्लिस्तान के कपड़े के व्यापार की उन्नति और भारत के कपड़ा बनाने के धंधे के इस तरह सर्वनाश के संबंध में लिखता है कि हमारे सूती कपड़े के व्यापार का यह इतिहास इस बात की एक शोकप्रद मिसाल है कि हिंदुस्तान जिस देश के अधीन हो गया था, उसने हिंदुस्तान के साथ किस तरह अन्याय किया। गवाहियों में यह बयान किया गया था कि सन 1813 तक हिंदुस्तान के सूती और रेशमी कपड़े इंग्लिस्तान के बाज़ारों में इंग्लिस्तान के बने हुए कपड़ों के मुकाबले में 50% से 60% तक कम दाम पर फायदे के साथ बिक सकते थे। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि हिंदुस्तान के माल पर 70 और फीसदी महसूल लगाकर या इसका इंग्लिस्तान में आना सर्वथा बंद करके इंग्लिस्तान के व्यापार की रक्षा की जाए। यदि ऐसा न होता, यदि इस तरह की आज्ञाएं न दी गई होती और भारत के माल पर इस तरह भारी निषेधकारी महसूल न लगाए गए होते, तो पेजली और मैनचेस्टर के पुतली घर खुलते ही बंद हो गए होते और फिर भाप की ताकत से भी दोबारा नहीं चलाए जा सकते थे। इन पुतली घरों का निर्माण भारतीय कारीगरों के बलिदान पर किया गया। यदि भारत स्वाधीन होता तो वह इसका बदला लेता, इंग्लिस्तान के बने हुए माल पर निषेधकारी महसूल लगाता और अपने यहाँ की कारीगरी को सर्वनाश से बचा लेता। किंतु उसे इस तरह की आत्मरक्षा की इजाज़त नहीं थी। वह विदेशियों के चंगुल में था। इंग्लिस्तान का माल बिना किसी तरह का महसूल दिए ज़बरदस्ती उसके सिर मढ़ दिया गया और विदेशी कारीगरों ने एक ऐसे प्रतिस्पर्धी को दबाकर रखने और अंत में उसका गला घोंट देने के लिए, जिसके साथ वे बराबरी की शर्तों पर मुकाबला न कर सकते थे, राजनीतिक अन्याय के शस्त्र का उपयोग किया। साथियों, इंग्लिस्तान और यूरोप की मंडियां हिंदुस्तान के बने हुए माल के लिए निषेधकारी महसूलों द्वारा बंद कर दी गई। इंग्लिस्तान के बने हुए माल की बिक्री के लिए भारत में विशेष सुविधाएं दी गई थी, किंतु असंख्य भारतीय कारीगरों के सर्वनाश के लिए यह भी काफ़ी नहीं था। कम से कम भारत की विशाल मंडियां अभी तक भारत के बने हुए माल की खपत के लिए मौजूद थी। भारत की इन मंडियों में इंग्लिस्तान के बने माल के लिए जगह बनाने के वास्ते उनमें भारत के ही बने हुए माल का पहुंच सकना और बिक सकना असंभव कर देना भी आवश्यक था। इसके लिए भारत के अंदर चुंगी के पुराने तरीकों को बदला गया और चुंगी का एक नया नाशकारी महकमा कायम किया गया। साथियों, फ्रेडरिक शोर नामक उस समय के एक अंग्रेज़ विद्वान ने चुंगी के पुराने हिंदुस्तानी तरीके और उसके बाद के अंग्रेज़ी तरीके की तुलना करते हुए लिखा है कि चुंगी वसूल करने का पुराना हिंदुस्तानी तरीका, यानी मुग़ल सम्राट के समय का तरीका, यह था कि हर 40, 50 या 60 मील के ऊपर चुंगी घर बने हुए थे। हर चुंगी घर को पार करते समय व्यापारी को अपने माल पर चुंगी देनी पड़ती थी, जो एक लदे हुए बैल पर एक खास रकम थी, टट्टू पर उससे कुछ ज़्यादा थी, ऊंट पर कुछ और अधिक, बैलगाड़ी पर उससे कुछ और अधिक। यह चुंगी इसी हिसाब से नियत थी। माल की कीमत या किस्म से चुंगी का कोई संबंध नहीं था। इसके अतिरिक्त चुंगी इतनी हल्की होती थी कि कोई उससे बचने की कोशिश नहीं करता था। न किसी को माल खोलकर देखने की आवश्यकता होती थी, न किसी पास या रवन्ने की ज़रूरत, और न किसी व्यापारी को कोई कष्ट होता था। व्यापारी अपना माल अधिक दूर ले जाता था, उसे हर 50 या 60 मील के बाद वही बंधी हुई रकम देनी होती थी। साथियों, इसकी जगह जो नया तरीका अंग्रेज़ों ने जारी किया वह यह था कि चुंगी घरों के अलावा देश भर में अनेक चौकियां बना दी गई, जिनमें हर व्यापारी के सब माल को खोलकर देखा जाता था। चुंगी घर में व्यापारी से एक बार चुंगी ले ली जाती थी और उसे एक पास या रवन्ना दे दिया जाता था, ताकि उस व्यापारी को दोबारा कहीं चुंगी न देनी पड़े। माल की कीमत और किस्म के अनुसार हर तरह के माल पर अलग अलग चुंगी रखी गई, चाहे व्यापारी पहले या चाहे नज़दीक, किंतु चुंगी की रकम उतनी नियत की गई जितनी इससे पहले दूर से दूर जाने वाले व्यापारी को रास्ते भर के सब चुंगी घरों पर मिलाकर देनी पड़ती थी। इस तरह से पहली बात तो यह हुई कि देश के आंतरिक व्यापार पर चुंगी पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। दूसरी बात इस नए तरीके में रवन्ना थी। व्यापारी के किसी एक स्थान से चलते समय उसके सारे माल पर एक रवन्ना दिया जाता था। यदि कहीं पर व्यापारी अपना आधा माल बेच दे
तो बचे हुए माल के लिए उसे पास के चुंगी घर पर जाकर पिछला महसूल देकर आवश्यकता अनुसार एक या अधिक नए रवन्ने ले लेने होते थे। यदि एक साल तक माल का कोई हिस्सा न बिका हो तो भी 12 महीने के बाद हर रवन्ना रद्द हो जाता था। व्यापारी के लिए ज़रूरी था कि 12 महीने ख़त्म होने से पहले किसी पास के चुंगी घर पर जाकर पिछले रवन्ने से अपने माल का मिलान करवाकर और 8 आने सैकड़ा नया महसूल देकर नया रवन्ना हासिल कर ले। अन्यथा 12 महीने समाप्त होने के बाद उसे अपने सारे माल पर नए सिरे से चुंगी देनी पड़ती थी। साथियों, तीसरी और सबसे बढ़कर बात इस नए तरीके में तलाशी की चौकियां थी। ये चौकियां देश भर में जगह जगह बना दी गई थी। चौकियों के छोटे से छोटे मुलाजिम को किसी भी माल को रोक लेने, उसे खुलवा कर देखने और रवन्ने से मिलान करने आदि का अधिकार था। यदि माल रवन्ने के मुताबिक न होता था या व्यापारी के पास रवन्ना न होता था तो उन चौकियों पर सारा माल कानूनन जब्त किया जा सकता था। इस पर तारीफ यह है कि यदि कोई व्यापारी किसी ऐसे स्थान से माल लेकर चलता था कि जहां से आगे के चुंगी घर तक पहुंचने से पहले उसे किसी तलाशी की चौकी पर से आना पड़े, तो उससे यह आशा की जाती थी कि वह अपने घर से माल लेकर निकलने से पहले ही किसी चुंगी घर से अपने माल के लिए रवाना हासिल कर ले। इस विचित्र और असंभव नियम का यह नतीजा हुआ कि मामूली हिंदुस्तानी व्यापारी अपने घर से कुछ दूर खास मेलों या बाज़ारों से माल खरीदकर दूसरे स्थानों पर जाकर बेचते थे। उन्हें पराए चुंगी घर वालों को पहले से यह बता देना होता था कि क्या, कितना और किस कीमत का माल खरीदेंगे और पहले ही उसके लिए रवाना ले लेना होता था। जिस व्यापारी को यह पता नहीं हो सकता था कि मुझे कौन सा माल और किस पड़ते पर मिल सकेगा, उसके व्यापार और रोजगार के लिए यह नियम सर्वथा घातक था। एक तो चुंगी बढ़ा दी गई थी, दूसरे इन चौकियों पर पराए इतना समय नष्ट होता था कि माल के मिलान करवाने में इतनी कठिनाई होती थी। चौकी के छोटे मुलाजिम के लिए माल का पहचान सकना, उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकना या व्यापारी के लिए यह साबित कर सकना कि माल ठीक वही है जो रवन्ने में दर्ज है, इतना कठिन होता था। और चौकियों तथा चुंगी घरों के मुलाजिमों के अधिकार इतने बढ़े हुए थे कि इस नई पद्धति के कारण देश के व्यापारियों की कठिनाइयां बेहद बढ़ गई थी। इनके हौसले टूट गए और असंख्य देसी दस्तकारियों का और देश के आंतरिक व्यापार का सत्यानाश हो गया। पर इंग्लिस्तान का बना हुआ माल जो अंग्रेज़ और उनके एजेंट यहाँ बेचते थे, इन समस्त सुविधाओं से बरी था। साथियों, फ्रेडरिक शोर लिखता है, हम इस बात की बड़ी बड़ी शिकायतें सुनते हैं कि इस देश के लोग गरीब होते जा रहे हैं, देश का आंतरिक व्यापार नष्ट होता जा रहा है और देश की दस्तकारियां बजाय उन्नति करने के गिरती जा रही हैं। इसमें आश्चर्य ही क्या है। हमारी इस चुंगी की प्रणाली के कारण समस्त व्यापारियों को जिन असहाय कलेशों का सामना करना पड़ता है, क्या उनसे किसी और नतीजे की आशा की जा सकती थी। साथ ही फ्रेडरिक शोर ने मिसालें दी हैं कि किस तरह दिल्ली और बनारस के दुशालों के व्यापारियों का काम इस पद्धति के कारण नष्ट हो गया। बुखारा, रूस, पेशावर और काबुल के व्यापारियों को इससे इतना नुकसान पहुंचा और वे किस तरह शिकायतें करते थे। भारत की दस्तकारियों पर तो कई बार चुंगी देनी पड़ती थी, कच्चे माल पर अलग और बने हुए माल पर अलग। यहाँ तक कि दुशालों के व्यापारियों को 2 बार, चमड़े के व्यापारियों को 3 बार और सूती कपड़े के व्यापारियों को 4 बार चुंगी देनी पड़ती थी। अंत में फ्रेडरिक शोर लिखता है कि यदि यह हालत बहुत दिनों जारी रही तो थोड़े ही दिनों में हिंदुस्तान सिवाय इतने अन्न के कि जो उसकी आबादी के गुजारे के लिए काफ़ी हो, उसे पकाने के लिए थोड़े से भद्दे मिट्टी के बर्तनों के तथा थोड़े से मोटे कपड़ों के और कुछ नहीं बना सकेगा। पर यदि हम केवल इस बोझ को हिंदुस्तान की छाती पर से हटा लें तो अब भी थोड़े ही दिनों में भारत और इंग्लिस्तान के बीच व्यापार का तख्ता बिल्कुल पलट जाएगा।